क्लास नाइन्थ ड्यूरिंग क्लासेस हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 ये फिनिश किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, दैट इज यूनिट नंबर 6। इस चैप्टर में हम आपको बोर्ड के जो इंक्लूडेड कोर्सेज हैं वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल असाइनमेंट है वो भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। चूँकि ये कम्प्लीटली नया चैप्टर है तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये है वर्क। वर्क में हमने आपको ये समझाना है कि वर्क है क्या। तो डेली लाइफ में हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्क वाले वर्ड को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घर में भी, मार्केट में भी, बाज़ार में भी, स्कूल में भी। लेकिन यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना है कि वर्क बेसिकली फ़िज़िक्स की इस्तिलाह में होता क्या है। फ़िज़िक्स की इस्तिलाह में वर्क में दो चीज़ें हैं, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करें, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस कवर करें, तो दैट क्वांटिटी विल बी नाउन एज अ वर्क। ये रूटीन में हम करते भी हैं। अगर आप देखें मिसाल के तौर पर एक क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बच्चे से कहते हैं कि जी ये चेयर पीछे करो या चेयर आगे करो, तो वो क्या करते हैं, वो फोर्स अप्लाई करते हैं उस चेयर पे, उसको किसी हैंडल से किसी साइड से पकड़ लेते हैं और आगे या पीछे की तरफ उसको पुश करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। तो चेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, चेयर पीछे की तरफ धकेलना, आगे की तरफ पुश करना उसको, तो चेयर कुछ डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में कवर करते हैं। यही समझ लो कि ये आपने वर्क किया। तो अगर आप देखिए मिसाल के तौर पर दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हम उस बॉडी पे फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लगाने के बाद दरवाज़ा जो है कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ये भी आपके पास एक वर्क है। तो वर्क में हम अब आपको मैथमेटिकली अब समझाएंगे कि वर्क है क्या चीज़। वर्क में दो चीज़ें, दो क्वांटिटी है, एक है फोर्स, दूसरे डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट क्वांटिटी विल बी नोन एज अ वर्क। आप टॉपिक 6.1 वर्क के फार्मूले में देख भी सकते हैं कि ये वर्क का फार्मूले W से रिप्रेजेंट होते हैं, W से वर्क, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला मीन्स कि अगर हम फोर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वर्क आएगा। फोर्स बजाते खुद वेक्टर क्वांटिटी है, एस आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी हो। ज़रूरी नहीं कि दो वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब वेक्टर आए। याद रख लो कि वर्क स्केलर है, इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं। क्लियर? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जनाब जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, और वो फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी को मूव कर रहे हैं। ये आप फिगर 6.1 में वर्क आप देख सकते हैं। एफ का डायरेक्शन भी दिए हुए हैं और इसका डायरेक्शन भी दिए हुए हैं। इस केस में अगर आप देखें तो ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन में बॉक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी फार्मूले की तरफ आए तो फोर्स क्योंकि न्यूटन इसका यूनिट है, वर्क का हम यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फोर्स का न्यूटन हुआ, इसका आपके पास मीटर हुआ, तो न्यूटन मीटर आपके पास वर्क का यूनिट हुआ। या अगर हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो इसी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करें, तो फिर वो क्वांटिटी 1 जूल के बराबर होगी। जो बर्फ है कि जब हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और 1 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन में वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करें, द रिजल्टिंग क्वांटिटी विल बी नोन एज 1 जूल। और 1 जूल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। तो चूँकि मैंने अभी डिस्कस किया कि वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से ज़रूरी नहीं कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर आप इस
नीचे वाले फिगर को देखें, फिगर 6.2, इसमें भी वर्क दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहे हैं जबकि ब्लॉक या बॉक्स किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये चीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कि फोर्स की डायरेक्शन में ब्लॉक मूव भी करे। यहाँ पर ये इस बॉक्स से आप देख सकते हैं। फिर इसको हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई जब हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाएं, ये कैसे हो सकता है कि ब्लॉक किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करें। तो वो आप 6.2 फिगर में आसानी से देख सकते हैं कि फोर्स आप देखें कि जनाब जो फोर्स लगा रहे उसका डायरेक्शन डिफरेंट है, जबकि उसके बॉक्स का मोशन का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो भी डिफरेंट है। अब हम यहाँ पर उसके फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। फोर्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं। फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट ये मैंने इस यहाँ पर मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में हमने फोर्स को रिजॉल्व किया। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स into two or more than two components, that process is known as resolution of forces. अब हमने फोर्स को रिजॉल्व किया तो फोर्स के कितने कंपोनेंट आएंगे? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम एफ ऑफ वाई कहते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि ये ब्लॉक फोर्स के कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपको इस फिगर से क्लियर नज़र आ रहा है कि ब्लॉक का चूँकि डायरेक्शन आगे की तरफ है और एफ ऑफ एक्स का डायरेक्शन भी वो भी आगे की तरफ है, तो लिहाजा हम फोर्स का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एफ ऑफ एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे। तो वो आप देखिए W इज इक्वल टू एफ डॉट, इसका फार्मूले पहले मैंने डिस्कस किया। इसमें हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है? एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एफ ऑफ वाई चूँकि वर्टिकल कंपोनेंट है, इसमें ब्लॉक मूव ही नहीं करता, ये सिर्फ ब्लॉक जो मूव कर रही है एफ ऑफ एक्स के कंपोनेंट में मूव कर रहे हैं। तो एफ को हम चेंज करेंगे एफ ऑफ एक्स में। ये आप देखिए एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एस, ये आपके पास इक्वेशन 1 आया। अब हमने इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम कर दी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक अलग डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये मैंने ऊपर वाले डायग्राम को दोबारा स्केच किया हुआ है। ये इसका एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका वो फोर्स है कि जो बॉडी बॉक्स के ऊपर लगा रहा था। ये एंगल थीटा इस फोर्स को रिप्रेजेंट करे कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहे। ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। मैथ्स के थ्योरम्स वगैरह में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। अब मैंने एफ ऑफ एक्स मालूम करना है। एफ ऑफ एक्स इसका बेस वाला कंपोनेंट है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को मालूम करने के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए मैं कॉस यूज़ करूँगा। कॉस किसके बराबर होते हैं? मैंने यहाँ पर देखा हुआ है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस चूँकि ऊपर वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हैं वो एफ ऑफ एक्स है, जबकि हाइपोटेन्यूस वो आप देख सकते हैं वो एफ है। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये सब कुछ मैं कर के आ रहा हूँ, ये बेसिकली मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए मालूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चूंकि मैंने एफ ऑफ एक्स मालूम करना है तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एफ। यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ से एफ कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा एफ कैंसिल हुआ, यहाँ पर रह गया एफ ऑफ एक्स रह गया और ये हो गया एफ कॉस थीटा। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉस थीटा, ये उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह आप पुट करें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉस थीटा डॉट एस हो जाएगा। और इसको अगर आप तरतीब से देखें तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब मैंने ये डिस्कस कर दें कि वर्क कब मिनिमम होते हैं, वर्क कब मैक्सिमम होते हैं। मिनिमम वर्क तब होते हैं जब एंगल आपके पास 90 डिग्री हो। ये कैसे मुमकिन है? ये बेटा तब मुमकिन है, मिसाल के तौर पर आपने एक पानी की बाल्टी भर दी और उसको आपने उठाया ऊपर, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर हुआ। अब उसको आप किसी और जगह शिफ्ट करना चाहते हैं उस बाल्टी को, तो बाल्टी चूँकि आप उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और ख़ुद आप मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, यहाँ पर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये 90 डिग्री है।
ये कौन से 90 डिग्री, यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो किए हुए। तो cos 90 कैलकुलेटर से जब पुट करोगे तो वो 0 के बराबर है, तो 0 आप एफ एस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 जोल आएगा। इस सूरत में वर्क मिनिमम। ये मैक्सिमम वर्क कब होते हैं? मैक्सिमम वर्क तब होते हैं कि जब आपके पास फोर्स और एस के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। और 0 कब हो सकते हैं? जब एफ और एस दोनों पैरेलल हो। तो ये अगर आप मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर 6.1 में आप देखें, जनाब जो फोर्स लगा रहे हैं और एस का डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन आप देखें दोनों पैरेलल है, थीटा इसके दरमियान 0 डिग्री है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको कैलकुलेट करें, एफ इज कोस थीटा, थीटा 0 डिग्री पुट करो तो cos 0 किसके बराबर है? cos 0 कैलकुलेटर से जब आप मालूम करेंगे तो cos 0 1 के बराबर है। तो ये आपके पास वर्क इज इक्वल टू एफ एस हुआ। याद रख लो जो फार्मूला मैंने पहले बताया था W इज इक्वल टू एफ एस का, ये वही आया, ये वही फार्मूला है। लेकिन चूंकि वो स्पेशल केस है, स्पेशल केस का मतलब ये है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस वो फार्मूला है कि जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हमेशा 0 डिग्री के बराबर होगा, तब आपके पास ये फार्मूला आएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल आपके पास 0 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। ये पर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल और असाइनमेंट के थ्रू कि फोर्स किसी भी एंगल की सूरत में रख सकते हैं, पर उसके लिए भी तो हमारे पास कोई फार्मूला होना चाहिए। तो वो हमने डिस्कस किया W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।